हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पंडित स्टडी पर। आज मैं आप सभी को कक्षा 10वीं के 3rd चैप्टर धातु और अधातु के सभी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, धातु और अधातु में उनके भौतिक गुणधर्मों के आधार पर अंतर लिखें। हमें डिफरेंस बताना है मेटल एंड नॉन मेटल के बीच। ठीक है, देखिए तो सबसे पहला डिफरेंस है कि प्रायः धातुएं कठोर होती हैं। प्रायः धातुएं कठोर होती हैं। बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए कि मैंने प्रायः लिखे हुए, क्यों कि सभी धातुएं कठोर नहीं होती, कुछ कुछ मुलायम होती हैं या और कुछ द्रव अवस्था में भी पाए जाते हैं। जैसे सोडियम, लिथियम और पोटेशियम इतने मुलायम धातु हैं कि उन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। और एक पारा धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर प्रायः लिखे हैं। समझिए, प्रायः धातुएं कठोर होती है और यह धातु में प्रायः अधातुएं कठोर नहीं होती है। प्रायः अधातुएं कठोर नहीं होती है। अगला देखिएगा डिफरेंस, धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। देखिए अधातु में या धातुओं में इस गुण का अभाव होता है, मतलब यह धातुओं में कोई भी विशेष प्रकार की चमक नहीं पाई जाती है। ठीक है, अब अगला डिफरेंस है, धातुएं प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है। बच्चों, धातु को जब हथौड़े से या किसी भी चीज़ से पीटा जाता है तो धातुएं प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है, मतलब वहाँ से कुछ आवाज़ आती है। ठीक है, जब टकराती आपस में धातुएं टकराती तो आवाज़ उत्पन्न होती है, लेकिन यह धातुएं में इस गुण का अभाव होता है। अधातुएं प्रतिध्वनि उत्पन्न नहीं करती है। ठीक है, अब अगला डिफरेंस देखिए, धातुओं में आघातवर्धन्यता और तन्यता का गुण पाया जाता है। धातुओं में आघातवर्धन्यता और तन्यता का गुण पाया जाता है। बच्चों समझिए यहाँ पर आघातवर्धन्यता और तन्यता है क्या। तो आघातवर्धन्यता उसे कहते हैं जिसे पीट पाट करके लंबा तथा चौड़ा किया जा सके सीट के रूप में। ठीक है, उसे आघातवर्धन्यता कहते हैं। और तन्यता पीट पाट करके तार के रूप में लंबा किया जा सके, उसे तन्यता कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए धातुओं में आघातवर्धन्यता और तन्यता का गुण पाया जाता है, लेकिन यह धातुओं में इस गुण का अभाव होता है। ठीक है, इस गुण का अभाव होता है। अब अगला डिफरेंस है, प्रायः धातुएं विद्युत तथा ऊष्मा का सुचालक होते हैं। मतलब धातुएं जो होती है उनसे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, लेकिन कुछ यहाँ भी हम लगाए हुए प्रायः, मतलब कुछ धातुएं हैं जिनसे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, जैसे सीसा और पारा। ठीक है, इन सब धातुओं से विद्युत का संचालन नहीं हो पाता है। ठीक है, अब अगला डिफरेंस है अधातु में कि प्रायः यह धातुएं विद्युत तथा ऊष्मा का कुचालक होती है। ठीक है, मतलब यह धातु जो भी होते हैं वे विद्युत तथा ऊष्मा का संचालन नहीं करते हैं, उससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, अब अगला डिफरेंस देखिए, धातुओं का गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं। बच्चों, गलनांक का मतलब होता है पिघलना और क्वथनांक का मतलब होता है उबलना। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्वथनांक को। देखिए, और गलनांक को मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी उच्च होते हैं धातुओं के। और यह धातुओं में गलनांक तथा क्वथनांक काफ़ी निम्न होते हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रश्न को आप बिल्कुल ही अच्छी तरह से कर लीजिएगा, क्योंकि यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो अभी मैं अगला बताने जा रहा हूँ वह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर अंतर। ठीक है, तो चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। बच्चों, प्रश्न है, धातु और अधातु में उनके रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर अंतर लिखें। डिफरेंस हमें बताना है। देखिए क्या डिफरेंस है, धातुएं विद्युत धनात्मक होती है। ठीक है, और अधातुएं विद्युत का ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक। अगला डिफरेंस है, धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। देखिए धातु ऑक्सीजन के साथ, एक धातु का एग्जाम्पल लेते हैं Mg+O2, जब अभिक्रिया करते हैं तो धातु ऑक्साइड का निर्माण करते हैं MgO। इसी प्रकार है, यह धातु ऑक्सीजन के साथ
अभिक्रिया करके यह धातु ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। जैसे एक का धातु का हम नाम लिए हैं सल्फर, ठीक है, और जब यह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो यह धातु ऑक्साइड का निर्माण करता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण करता है, ठीक है। अब अगला डिफरेंस है, धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है और यह धातु ऑक्साइड की प्रकृति यह अम्लीय होती है, एसिडिक इन नेचर होती है, ठीक है। अब अगला डिफरेंस है, धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं, ठीक है, और यह धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, ठीक है। अब अभिक्रिया करके देखते हैं हाइड्रोजन गैस मुक्त किस प्रकार करते हैं। एक धातु का नाम लिए हैं, जिसे हम ले लिए एक धातु Na ले लिए सोडियम, ठीक है, और जब यह कोई अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, जैसे एक अम्ल का नाम लिए हैं HCl के साथ जब अभिक्रिया करा देते हैं तो लवण NaCl और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, ठीक है। यह धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, ठीक है बच्चों। अब अगला प्रश्न है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है और इसके 2 उदाहरण देना है, एग्जाम्पल हमें देना है, ठीक है। देखिए क्या है, ऐसे ऑक्साइड जो अम्लीय और क्षारीय दोनों गुणों को प्रदर्शित करते हैं, उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभय का मतलब होता है दोनों, ठीक है। तो जो अम्लीय और क्षारक दोनों गुणों को दर्शाते हैं, बताते हैं या प्रदर्शित करते हैं, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण में देखिए क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जिसका रासायनिक सूत्र होता है Al2O3, ठीक है, और एक जिंक जिसका रासायनिक सूत्र ZnO, सॉरी बच्चों यहाँ पर होगा जिंक ऑक्साइड, ठीक है, जिंक ऑक्साइड का जिसका रासायनिक सूत्र होता है ZnO। अब अगला प्रश्न है, सोडियम तथा पोटेशियम को केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है, क्यों? बच्चों, सोडियम तथा पोटेशियम एक बहुत ही अभिक्रियाशील धातु हैं जो नमी या पानी के संपर्क में आते ही वह उससे अभिक्रिया करके बहुत ही विस्फोट के साथ जलना शुरू कर देता है। इससे सुरक्षित रखने के लिए ही उन्हें केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है, ठीक है। तो देखिए यही लिखे हुए हैं कि सोडियम तथा पोटेशियम एक बहुत ही अभिक्रियाशील धातु है जो नमी या पानी के संपर्क में आते ही उससे अभिक्रिया कर विस्फोट के साथ जलना शुरू कर देता है, ठीक है। इसलिए इसे सुरक्षित रखने के लिए केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है ताकि सोडियम तथा पोटेशियम जले नहीं, ठीक है। इसीलिए इसको सुरक्षित रखने के लिए केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। बच्चों, ये सब प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है बच्चों एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। तो आप लोग अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिएगा। अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने पर क्या होता है, ठीक है। इसके लिए रासायनिक अभिक्रिया लिखें, रिएक्शन हमें दिखाना है कि क्या होता है। देखिए आंसर में, जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने पर, जब जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तब डालने पर विस्थापन अभिक्रिया के फलस्वरूप जिंक विलयन में से लोह तत्व मतलब क्या है, यहाँ पर आयरन है, लोहा, ठीक है, लोह तत्व को विस्थापित कर देता है। इसके लिए पूछा गया कि रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखें, ठीक है। तो देखते हैं, जिंक का रासायनिक सूत्र Zn, ठीक है। अब जिंक को जब आयरन सल्फेट, और आयरन सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, FeSO4। जब जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो विस्थापन अभिक्रिया के फलस्वरूप, और विस्थापन अभिक्रिया में हम लोग क्या पढ़े थे बच्चों कि विस्थापन अभिक्रिया में अपने से अधिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर देते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। तो देखिए जब अभिक्रिया करते हैं तो
जिंक जो है सो लोहे यानी कि आयरन से अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है, इसीलिए यह Fe को विस्थापित कर देता है और Fe के जगह पर Cm आ जाता है। ठीक है, तो जब विस्थापन अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होगा, Fe को विस्थापित करेगा और ZnSO4 का निर्माण करेगा प्लस Fe। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। आयनिक बंधन क्या है एवं उनके गुणधर्मों को लिखें। तो समझते हैं सबसे पहले कि आयनिक बंधन है क्या। ठीक है, देखिए, एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो रासायनिक बंधन बनता है उसे आयनिक बंधन कहते हैं। ठीक है, मतलब एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो रासायनिक बंधन बनता है उसे आयनिक बंधन कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मैग्नीशियम क्लोराइड, जिसका रासायनिक सूत्र होता है MgCl2। और एग्जाम्पल ले सकते हैं सोडियम क्लोराइड, जिसका रासायनिक सूत्र होता है NaCl। और कई एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं इसी तरह से मैग्नीशियम ऑक्साइड है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है MgO। ठीक है बच्चों, प्रश्न में आयनिक बंधन क्या है यह पूछ लिया जाता है और इसके साथ में इनके क्या गुणधर्म है या गुणधर्म की जगह पर कभी कभी विशेषताओं को लिखने आ जाता है। ठीक है, तो देखते हैं कि आयनिक बंधन के क्या क्या गुणधर्म है उन्हें। इस प्रश्न को आप बिल्कुल ही अच्छी तरह से कर लीजिएगा, ये सब प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए आयनिक यौगिकों के गुणधर्म क्या क्या हैं। पहला गुणधर्म देखिए कि आयनिक यौगिक जल में घुलनशील होते हैं। आयनिक यौगिक जितने भी होते हैं जैसे NaCl है, MgO है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सभी सब जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, दूसरा देखते हैं आयनिक यौगिक द्रवित एवं पिघले हुए रूप में विद्युत का चालन करते हैं। जितने भी आयनिक यौगिक होते हैं वे सभी द्रवित अवस्था में या पिघले हुए रूप में विद्युत का चालन करते हैं। ठीक है, अगला गुणधर्म देखिए आयनिक यौगिकों के द्रवणांक मतलब पिघलना, गलना। ठीक है, एवं क्वथनांक का मतलब होता है उबलना, बॉइलिंग पॉइंट जिसे कहते हैं इंग्लिश में, काफ़ी उच्च होते हैं। आयनिक यौगिकों के द्रवणांक तथा क्वथनांक काफ़ी उच्च होते हैं। और देखिए अगला विशेषता क्या है इसका गुणधर्म, आयनिक यौगिकों में परमाणु एक दूसरे से बहुत अधिक आकर्षण बल द्वारा जुड़े रहते हैं। आयनिक यौगिकों में परमाणु बहुत ही आकर्षण बल द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ठीक है, अगला है गुणधर्म देखिए आयनिक यौगिकों में धनायन तथा ऋणायन का निर्माण होता है या करता है। ठीक है, जैसे हम लोग NaCl में देखना चाहें तो ये जब टूटता है तो Na प्लस और Cl माइनस का निर्माण करता है। इस तरह से आयनिक यौगिकों में धनायन और ऋणायन का निर्माण होता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आयनिक यौगिकों के गलनांक तथा क्वथनांक काफ़ी उच्च होते हैं, क्यों, कारण बताएं। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर, आयनिक यौगिकों में परमाणु जितने भी आयनिक यौगिक होते हैं उसमें परमाणु एक दूसरे से बहुत ही अधिक मजबूत आकर्षण बल द्वारा जुड़े रहते हैं, जिसे तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए आयनिक यौगिकों का गलनांक काफ़ी उच्च होता है। बच्चों क्या समझे कि किसी भी आयनिक यौगिक में परमाणु एक दूसरे से अत्यधिक आकर्षण बल द्वारा जुड़े रहते हैं, जिसे तोड़ने के लिए हमें अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए आयनिक यौगिकों का गलनांक तथा क्वथनांक काफ़ी उच्च होते हैं। गलनांक तथा क्वथनांक
क्वथनांक काफ़ी उच्च होते हैं। बच्चों अब अगला प्रश्न है, भर्जन जिसे जारन के नाम से भी जाना जाता है से आप क्या समझते हैं? इसके लिए रासायनिक अभिक्रियाओं को भी लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि भर्जन कहते किसको हैं, क्या हैं। तो देखिए भर्जन को इंग्लिश में रोस्टिंग कहा जाता है। ठीक है, देखिए भर्जन क्या है, यहाँ पर मैंने परिभाषाओं को लिखे हैं। जब सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म किया जाता है तो यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहा जाता है। बच्चों मतलब क्या हुआ कि जब सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अत्यधिक ताप पर गर्म किया जाता है तो सल्फाइड अयस्क ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। तो सल्फाइड अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तित होना, इस प्रक्रिया को भर्जन कहा जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, क्या बोले, जब सल्फाइड अयस्क, तो कोई भी सल्फाइड अयस्क हम ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर जिंक सल्फाइड ले रहा हूँ, ZnS को जब वायु की उपस्थिति में, तो ऑक्सीजन है तो O2 आएगी। ठीक है, जब अभिक्रिया करते हैं और इसको क्या किया जाता है, वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है अत्यधिक ताप पर। ठीक है, तो यह जिंक सल्फाइड जिंक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, ZnO में परिवर्तित हो जाती है और साथ ही साथ में SO2 का निर्माण होता है। SO2 गैस जिसे सल्फर डाइऑक्साइड कहते हैं। ठीक है बच्चों, अभी हम अगर इस अभिक्रिया को यानी कि रिएक्शन को इस तरह छोड़ देंगे तो गलत माने जाएंगे, क्योंकि यह संतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक है, हमें किसी भी रासायनिक समीकरण को एग्जाम में यह संतुलित नहीं छोड़ना, हमें उन्हें संतुलित करना है। ठीक है, बैलेंस करना है। तो देखिए बैलेंस करने के लिए मैंने पिछले वीडियो में बता रखा हूँ। ठीक है, कि सबसे पहले अभिकारक और उत्पाद में प्रत्येक तत्वों के परमाणु की संख्या को गिनेंगे। देखिए यहाँ पर Zn कितने हैं, 1, और इधर भी देखिए कितने हैं, 1, मतलब Zn कितने, जिंक बराबर हैं। ठीक है, अब देखते हैं सल्फर क्या बराबर है। देखिए सल्फर है अभिकारक में 1 और उत्पाद में सल्फर है 1। ठीक है, मतलब बराबर सल्फर है। अब देखते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को देखिए अभिकारक में कितने हैं, 2, और उत्पाद में देखिए कितने हैं, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1 मिला के कितना हो गया, कुल मिला के उत्पाद में 3 है। तो देखिए हमें इसको बैलेंस करना है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर 2 से गुना करा दें और अभिकारक में 2 से यहाँ गुना करा दें तो देखिए ऑक्सीजन बराबर हो जा रहा है। कैसे, अब देखिए ऑक्सीजन पहले से यहाँ पर 2 था और 2 से गुना किए तो कितना हो गया ऑक्सीजन, 4, और जब यहाँ पर हम 2 से गुना कर दिए तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 2। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ में देखिएगा बच्चों कि यहाँ पर Zn में हम गुना किए, पूरे समूह में किए, इसलिए Zn अभी यहाँ कितना हो गया, जिंक यहाँ पर कितने हो गए, 2। अब ऑक्सीजन तो दोनों साइड में बराबर हो गया, 2 ऑक्सीजन यहाँ से 2 ऑक्सीजन यहाँ से, मतलब 4 ऑक्सीजन और यहाँ भी 4 हो गए। ठीक है, लेकिन देखिए सल्फर कितने यहाँ पर, 1, अभिकारक में भी 1, लेकिन जिंक बराबर है क्या, तो जिंक तो बराबर नहीं है। तो जिंक को बराबर करने के लिए हमें 2 से गुना करना पड़ेगा, और जैसे ही हम 2 से गुना कर देते हैं तो सल्फर यहाँ पर देखिए कितना हो गया, 2, जबकि उत्पाद में सल्फर कितने हैं, 1। तो अब सल्फर को हमें बराबर करना पड़ेगा, और सल्फर को बराबर करने के लिए हमें कितने से गुना करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 से। अब जैसे 2 से गुना कर दिए तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 ऑक्सीजन यहाँ और 2 ऑक्सीजन यहाँ, कुल मिला के कितने ऑक्सीजन, 6। और जबकि यहाँ पर मेरा कितना हो रहा है, 4 ऑक्सीजन, तो 4 को यहाँ पर क्या इसको यानी कि हमें यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ऑक्सीजन जाके 6 बनेगा। ठीक है, यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। बच्चों यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिएगा, निस्तापन से आप क्या समझते हैं? इसके लिए रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखना है। ठीक है, निस्तापन को इंग्लिश में कैल्सिनेशन कहते हैं। ठीक है, देखिए निस्तापन को पहले समझते हैं, इसकी परिभाषा को समझते हैं कि जब कार्बोनेट अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में अत्यधिक ताप पर गर्म किया जाता है तो यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को निस्तापन कहा जाता है। मतलब बच्चों जब कार्बोनेट अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में अत्यधिक ताप पर गर्म किया जाता है तो यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, और यह ऑक्साइड में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को ही निस्तापन कहा जाता है। ठीक है, जैसे अगर एग्जाम्पल में देखते हैं
क्या बोले, जब कार्बोनेट अयस्क को, तो कोई भी एक कार्बोनेट अयस्क ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया जिंक कार्बोनेट, ठीक है, ZnCO3, ZnCO3 को वायु की अनुपस्थिति में, मतलब इसमें ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, वायु की अनुपस्थिति में क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, अत्यधिक गर्म किया जाता है, उष्मा देते हैं, ठीक है, इसलिए उष्मा का चिन्ह लगा दिए हैं, गर्म किया जाता है तो यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं, ऑक्साइड में परिवर्तित, जिससे ZnO का निर्माण करते हैं और साथ में CO2 गैस उत्पन्न करते हैं या मुक्त करते हैं, ठीक है। बच्चों समझिएगा कि भर्जन और निस्तापन में एग्जाम में इससे डिफरेंस भी पूछा जाता है, ठीक है, तो आप लोग डिफरेंस इसी से बना सकते हैं कि भर्जन को इसमें सल्फाइड ऐश का उपयोग किया जाता है और निस्तापन में कार्बोनेट ऐश का उपयोग किया जाता है, ठीक है, और भर्जन में वायु की उपस्थिति में किया जाता है और निस्तापन में वायु की अनुपस्थिति में किया जाता है, ठीक है, और भर्जन में भर्जन में SO2 गैस मुक्त होती है और निस्तापन में CO2 गैस, मतलब भर्जन में सल्फर डाइऑक्साइड और निस्तापन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। इस प्रश्न को डिफरेंस से भी पूछा जाए प्रश्न तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों, ठीक है। आप लोग इस प्रश्न को बहुत ही अच्छी तरह से देख लीजिएगा, तैयारी कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर। थर्मिट अभिक्रिया क्या है और इसका क्या उपयोग है, ठीक है, हमें थर्मिट अभिक्रिया के उपयोग को बताना है और थर्मिट अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए आंसर, जब आयरन ऑक्साइड को जब एल्युमिनियम से या एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो एल्युमिनियम क्या करता है, आयरन ऑक्साइड से आयरन को विस्थापित कर देता है और उसका स्थान ले लेता है। मतलब क्या समझें कि जब एल्युमिनियम आयरन ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो एल्युमिनियम आयरन को विस्थापित कर देता है, हटा देता है और आयरन के जगह पर एल्युमिनियम स्वयं जगह ले लेता है, ठीक है। मतलब क्या निर्माण हो जाता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का निर्माण हो जाता है। इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जैसे देखते हैं, समझिए क्या बोला गया है, आयरन ऑक्साइड, और आयरन ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है Fe2O3, ठीक है, को जब एल्युमिनियम के साथ, एल्युमिनियम का रासायनिक सूत्र Al, ठीक है, से अभिक्रिया कराया जाता है तो एल्युमिनियम क्या करता है, आयरन ऑक्साइड से आयरन को विस्थापित कर देता है, इसको विस्थापित कर देता है और एल्युमिनियम आयरन के जगह पर आके उसका स्थान ले लेता है, ठीक है, और Al2O3 का निर्माण करता है और Fe को विस्थापित कर देता है, ठीक है, प्लस साथ में अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है, ठीक है, इसे ही थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। अब हमें इसका सेकंड पार्ट पूछा गया है कि थर्मिट अभिक्रिया के उपयोगों को लिखें। तो थर्मिट अभिक्रिया के उपयोग क्या क्या हैं, देखिए सबसे पहला इसका प्रयोग है रेल पटरियों को जोड़ने में और मशीनी पुर्जों के दरारों को भरने में, ठीक है। देखिए उपयोग पहला उपयोग है रेल पटरियों को जोड़ने में और दूसरा मशीनी पुर्जों के दरारों को भरने में। बच्चों मैंने अभी तक जितने प्रश्न करवाए वह सभी बिल्कुल ही महत्वपूर्ण है, उन सभी को आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिएगा। मैट्रिक बोर्ड 2022 में इन सब को छोड़ करके कहीं दूसरे से यानी कि बाहर से प्रश्न
नहीं पूछा जाएगा बच्चों। इन्हीं सब प्रश्नों में से कोई प्रश्न रहने वाला है, ठीक है। इसलिए इस सब प्रश्न को आप अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिएगा। धन्यवाद।